तो फिर एक बार देखिए, आपका जो क्लास 11 नहीं सॉरी 12th का सीबीएसई बोर्ड का एक सबसे चैप्टर माना जाता है बायोलॉजी में, वह है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पूरे बायो में जहाँ तक मानना है कि सबसे टफ चैप्टर यही है। यही मैक्सिमम बच्चों के समझ में नहीं आ पाता है कि सर इसको करना क्या है या इसमें पढ़ना क्या है। और भी कोचिंग वाले हैं सब बस ऊपर से पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं, उनको समझना नहीं कि पहले पढ़ना क्या है इसमें। तो यही हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और यही पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए अच्छे से आपको जो ये चैप्टर है ये समझ में आ जाए, और उसके लिए पहले कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी, जैसे मैथ पढ़ने के लिए पहले फार्मूला होता है, तो उससे मान लीजिए ये मैथ का ही चैप्टर है और उसी लिए टर्मिनोलॉजी इसका फार्मूला है। कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि वर्ड हैं, जैसे यह चैप्टर भी आपका हो गया इनहेरिटेंस, अब इसका मतलब पता ही नहीं है। और वेरिएशन हो गया, इसका मतलब ही नहीं पता है, तो क्या समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसको पढ़ लेंगे तो एक चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं ये पढ़कर। तो उसके लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि पूरा चैप्टर में आपका बताया ना कि जेनेटिक्स, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है। फर्स्ट शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। फर्स्ट हेडिंग आपका है जेनेटिक्स, GENETICS, जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स वर्ड है, इस वर्ड को सबसे पहले बेटसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1905 में। बेटसन नामक साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स शब्द दिया। फिर इसके बाद जेनेटिक्स का जो फादर है ग्रेगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको माना जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये बात तो हो गई, थोड़ा बहुत हम लोग जेनेटिक्स के बारे में जान लिए कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड जेनेटिक्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय द बेटसन इन 1905, बट द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज द ग्रेगर जॉन मेंडल, इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। जेनेटिक्स का डिफिनीशन, जेनेटिक्स होता क्या है, तो कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन का स्टडी जब करेंगे तो उसको जेनेटिक्स कहेंगे। और जेनेटिक्स, आप फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जेनेटिक्स इट मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आर कॉल्ड जेनेटिक्स, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। G.J. मेंडल का मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि जेनेटिक्स का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अभी थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन यह जो दो वर्ड हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसका मतलब समझ लेंगे तो और भी सिंपल हो जाएगा कि जेनेटिक्स होता क्या है। इसके लिए पहले हम लोग जानेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इट मे बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर। और किसी भी कैरेक्टर का उसके पेरेंट ये हो गए या फादर हो गए, फादर से उसके डॉटर में ट्रांसमिट होना, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन ही इनहेरिटेंस कहलाता है। दैट मीन्स द ट्रांसमिशन या पासेज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर। और दोज कैरेक्टर या वन कैरेक्टर और मोर देन द वन कैरेक्टर पास फ्रॉम द पेरेंट टू डॉटर, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी किसी भी लक्षण का उसके पिता से पुत्र में या पुत्री में स्थानांतरित होना, जाना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। अब बात करेंगे कि वेरिएशन। इन द अर्थ ऑल द ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिमिलर, फ्यू आर डिफरेंट इन द अवर पेरेंट एंड डॉटर। यानी कि आपके
पिता और पुत्र में भी कुछ न कुछ विभिन्नता या डिफरेंट होती है, उसी डिफरेंट को हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन मीन्स डिफरेंस, डिफरेंट बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेरिएशन। ठीक, अब जेनेटिक्स समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर तो इनहेरिटेंस हो गया, और जेनेटिक्स में कहेंगे कि मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आर कॉल्ड द जेनेटिक्स। और इनहेरिटेंस का मतलब कि पासेज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर, और वेरिएशन का मतलब कि डिफरेंट ऑफ द कैरेक्टर इन बिटवीन द पेरेंट एंड डॉटर। क्लियर? तो ये टर्मिनोलॉजी थी फर्स्ट आपका जेनेटिक्स, ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है यह कैसे होता है। अभी हमने पढ़ा इनहेरिटेंस में कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, तो इसके लिए एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं हम लोग जीन। ये आपकी यूनिट है जिसको कहते हैं जीन्स। ये पहनने वाला जीन्स नहीं है, ये है जीन एक वर्ड है जो इसकी खोज साइंटिस्ट एक थे जॉनसन, JOHNSON, जॉनसन ने किया था 1909 में, 1909। और इन्होंने बताया कि जीन आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम एंड यूनिट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू डॉटर। और यह एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इनहेरिटेंस का काम करती है। इसी में सब कैरेक्टर होते हैं कि जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट टू डॉटर, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और यह प्रेजेंट कहाँ रहता है? क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम का खोज किया था। ये अपना हो गया जीन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जीन के बाद आपका है एक नया टर्मिनोलॉजी है जो कि जब हम इसमें मेंडल लॉ पढ़ेंगे, देखिए सब इतना मत समझिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में ही है, ये आपके सिलेबस में ही है और इसको पढ़ा जाएगा। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो आपको जेनेटिक्स में जो मेंडल लॉ है वो समझ में नहीं आएगा। अब अगला आपका है थर्ड, दो वर्ड ये मेंडल लॉ में अधिकतर जो होते हैं, होमोजाइगस, होमोजाइगस, और एक है चौथा वाला हेट्रोजाइगस। ये दो वर्ड जब हम लोग मेंडल लॉ पढ़ेंगे तो उसमें मैक्सिमम यूज होता है होमोजाइगस। और देखते हैं कि होमोजाइगस जो वर्ड है इसको भी बेटसन ने दिया था। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस सबको सबसे पहले बेटसन ने ही दिया था। और इसमें होता क्या है कि द सिमिलरिटी बिटवीन द टू जीन्स और टू एलिल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड होमोजाइगस। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि टी ऐसे रहता है, या आर जैसे कि ह्यूमन का जीन है तो एक्स रहता है, तो इसी को जीन्स कहते हैं या इसी को एलिल्स कहते हैं। ये जो दोनों होते हैं इसी को एलिल्स कहिए या जीन कहिए। तब जब दोनों जीन समान होंगे या दोनों एलिल्स समान होंगे इक्वल, तो उसको कहा जाएगा होमोजाइगस। दैट मीन्स अगर दोनों आपके कैपिटल हैं तब यह आपके होमोजाइगस होंगे, और अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो यह हेट्रोजाइगस। दैट इज हेट्रोजाइगस में वेरिएशन ऑफ द टू एलिल्स और टू जीन्स आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस एंड इक्वल ऑफ द टू जीन्स, दैट इज या तो दोनों आपके कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो, तब इसको होमोजाइगस कहेंगे। और इसमें से कोई भी एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो आपका हेट्रोजाइगस हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों भी जीन या तो एक्स है तो एक्स दोनों बड़े वाले ही रहेंगे, और या तो एक बड़ा है एक छोटा है तो हेट्रोजाइगस हो गया, या तो एक एक्स है एक वाई है तो भी हेट्रोजाइगस हो गया, या दोनों बड़े बड़े वाई है बस तो आपका होमोजाइगस हो गया। एक बड़ा है और एक छोटा है तो भी हेट्रोजाइगस हो जाएगा, और एक बड़ी टी है एक छोटी टी है तो भी हेट्रोजाइगस हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों बड़े ही हैं तो होमोजाइगस, या चाहे वह एक्स हो या टी हो, दोनों बड़े होंगे तो होमोजाइगस।
और उसमें से अगर कोई डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस हो जाएगा। अगर एक टी है एक्स है तो हेटेरोजाइगस हो गया। तो ये है आपके होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। और इसके लिए अब आपका अगला हेडिंग इसमें हमको पढ़ना है डोमिनेंस एंड रिसेसिव। जो फोर्थ आप अब 5 हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी में। एक और टर्मिनोलॉजी आता यूज किया जाता है डोमिनेंस एंड रिसेसिव। मेंडल लॉ में देखने को मिलेगा कि डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब होता है क्या है कि जब क्रॉस कराते हैं, क्रॉस मतलब कि जैसे यह कैपिटल टी स्मॉल टी जो हो गया, तो दोज कैरेक्टर आर एपियर इन द F1 जनरेशन आर कॉल्ड डोमिनेंट। जैसे कि यह हो गया, इससे क्रॉस कराया गया इस टी का इस टी से, तो इसमें कैरेक्टर आएगा बड़े वाला। जैसे यह बड़ा है, बड़े वाला टी है तो इसको कहते हैं लॉन्ग प्लांट, और छोटे वाले टी को मान लेते हैं ड्वार्फ या स्मॉल कहते हैं बाउंड। तो जब लंबे पौधे लॉन्ग प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच क्रॉस होगा तो जो पीढ़ी आएगी इसको F1 कहते हैं, F1 जनरेशन। तो इसमें जो कैरेक्टर होगा यह लॉन्ग होगा। तो यह क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर। जो लॉन्ग है यह डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि दोज कैरेक्टर आर एपियर इन द F1 जनरेशन आर कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दोज कैरेक्टर आर नॉट एपियर इन द F1 जनरेशन आर कॉल्ड रिसेसिव जीन। जो F1 जनरेशन में शो होते हैं, जैसे कि प्लांट लॉन्ग है तो वह डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर स्मॉल नहीं आ रहा है, क्योंकि स्मॉल से क्रॉस कराया फिर भी नहीं आ रहा है, तो स्मॉल रिसेसिव है। जैसे कि दौड़ करते हैं, एक बड़ा लड़का है एक छोटा लड़का है, तो बड़ा लड़का आगे पहुंचेगा, छोटा लड़का बाद में पहुंचेगा। तो जो बड़ा लड़का पहले पहुंचा तो वो डोमिनेंट है, उसके ऊपर पूरी तरह से हावी है, इसीलिए बड़े वाले को डोमिनेंट कहेंगे। जो नहीं पहुंच पाया छोटा है उसको रिसेसिव कहेंगे। तो आपका हो गया जीनोटाइप फिनोटाइप। अब नहीं सॉरी, पढ़ना है हमको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। यह आपका डोमिनेंट रिसेसिव हो गया। इसमें टर्मिनोलॉजी में लास्ट आपका है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये भी मेंडल लॉ में यूज होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। और जीनोटाइप किसको कहेंगे कि अगर किसी भी एनिमल के या प्लांट के जब जीन का स्टडी करेंगे तो उसको जीनोटाइप कहा जाता है। जैसे कि अगर हमने कहा कि इस प्लांट के अंदर या ह्यूमन के अंदर XX क्रोमोसोम है, XX हो गया या XY हो गया, तो यही इसी का जीन है। जब XX या XY का स्टडी करेंगे बता जाएगी एक ह्यूमन है वह फीमेल है, तो जानेंगे कि उसके अंदर XX क्रोमोसोम है या XX जीन है, तो इसी को जीनोटाइप कहते हैं। जब किसी भी एनिमल या प्लांट का जेनेटिक या जीन का स्टडी किया जाता है तो उसको जीनोटाइप कहा जाता है। और फिर जब अगर किसी भी प्लांट या एनिमल के बाहर उसका मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, जैसे कि उसका कलर, उसकी हाइट, और क्या कहते हैं कि उसका लीफ, उसका रंग रूप कैसा है, इसका जब मार्फोलॉजी स्टडी करेंगे, किसी प्लांट या एनिमल का मार्फोलॉजिकली स्टडी करेंगे, तब वह आपका हो जाएगा फिनोटाइप। और जीनोटाइप में जब उसके जीन का स्टडी करेंगे तो हो गया जीनोटाइप। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसी का मेंडल लॉ। इसके आगे से जहाँ तक स्टार्ट हुआ है अब उसके आगे पढ़ेंगे मेंडल लॉ। देखिए कुछ बचा नहीं ना, जीनोटाइप हो गया। सॉरी, एक और है आपका, लास्ट 2 टर्मिनोलॉजी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, पेपर में 60 नोट में पूछ लिए जाते हैं, और नीट वाले में खास करके दोनों पूछे जाते हैं। नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, NEET वाले में पूछे जाते हैं, और आपके जो CBSE का पेपर है फाइनल एग्जाम का, इसमें भी पूछ लिया जाता है।
एक है बैक क्रॉस, BACKCROSS, और दूसरा है टेस्ट क्रॉस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस। और इसके लिए बैक क्रॉस में देखिए बताया गया कि व्हेन क्रॉस ऑफ द F1 जनरेशन विथ इट्स पेरेंट्स, जब F1 जनरेशन का क्रॉस इसके पेरेंट्स से करा जाए तब उसको बैक क्रॉस कहते हैं। इसे समझने के लिए यह मान लीजिए पेरेंट है, बड़े वाले टी छोटे वाले टी, इसका क्रॉस जब कराएंगे तो एक बड़ा एक छोटा आ गया, इसका क्रॉस कराएंगे तो एक बड़ा एक छोटा, यह आपके F1 जनरेशन हो गया। ठीक, तो जब इस दोनों में से किसी भी F1 जनरेशन का इन दोनों किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो इसको बैक क्रॉस। जैसे कि मान लीजिए इसी वायर लेते हैं तो इसका क्रॉस इसके साथ करा दें या तो इसके साथ करा दें तो इसको बैक क्रॉस। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका F1 है, बड़ा टी छोटा टी, और यहाँ पे दोनों बड़ा टी है। तो जब इसके बीच क्रॉस होगा तो इसको हम कहेंगे बैक क्रॉस। और यहाँ पर टेस्ट क्रॉस में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस ओनली रिसेसिव पेरेंट्स से, रिसेसिव पेरेंट्स मतलब कि छोटे वाले टी से कराया जाए तब इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। व्हेन द क्रॉस ऑफ द F1 जनरेशन विथ रिसेसिव पेरेंट यही है, तो टेस्ट क्रॉस में किसी भी F1 जनरेशन का बस रिसेसिव से ही होगा, बस इसी से ही होगा, इससे नहीं होगा। तब जब रिसेसिव से हो F1 जनरेशन का क्रॉस तो उसको टेस्ट कहेंगे, और जब दोनों में से किसी से हो तो उसको बैक क्रॉस कहेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब चैप्टर आपका कल पढ़ेंगे।